हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, आज सेल बायोलॉजी में आज तीसरा लेक्चर है और हम आशा करते हैं कि आप लोग पहले दूसरे लेक्चर को अच्छी तरह से समझे हैं, क्योंकि यदि कोई क्वेरी होता है तो व्हाट्सएप पे ज़रूर आप भेजा कीजिए, क्योंकि अब थोड़ा हम फास्ट मूव करने वाले हैं। ठीक है। तो देखिए, पिछले क्लास तक हमने क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि फॉस्फोटिडिक एसिड कैसे बन रहा है और फॉस्फोटिडिक एसिड में बल्की ग्रुप के रूप में क्या क्या जुड़ रहा है। वही मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया है कि ये सारे क्या है, ये सारे के सारे बल्की ग्रुप है। जैसे कोलिन हो गया, इंसिटॉल हो गया, इथेनॉल एमाइड हो गया। ठीक है, एक मिनट। इथेनॉल एमाइड हो गया और उसके बाद जो है सो क्या था, बल्की ग्रुप में जैसे सेरिन हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि फॉस्फोटिडिल, यदि ये फॉस्फोटिडिल ग्रुप में जुड़ता है तो देखिए कोलिन का नाम क्या हो जाता है, फॉस्फोटिडिल कोलिन हो जाता है। ठीक है। यदि इंसिटॉल में जुड़ेगा तो फॉस्फोटिडिल इंसिटॉल हो जाएगा। यदि इथेनॉल एमाइड में जुड़ेगा तो फॉस्फोटिडिल इथेनॉल एमाइड नाम बन जाएगा। ठीक है। यदि यह सेरिन में जुड़ता है तो फॉस्फोटिडिल सेरिन होता है। तो आपको सिर्फ ये जानना है पीसी, पीआई, पीई और पीएस। जनरली यही सब लिखा रहेगा। ठीक है। साइड में कभी कभी सीएसआईआर में ये भी लिख के आता है कि फॉस्फोटिडिल कोलिन, तो लिख के आएगा कि बगल में पीसी, लेकिन आपको ये जानना है कि फॉस्फोटिडिल कोलिन का मतलब होता है कि फॉस्फोटिडिक एसिड में क्या जुड़ा हुआ है, कोलिन जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे बल्की ग्रुप हैं। बल्की ग्रुप का मतलब क्या होता है, ये जुड़ जाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि जैसे बल्की ग्रुप होता है कि यह ग्रुप ऐसा ग्रुप है ना कि किसी भी कंपाउंड में जब जुड़ेगा तो जुड़ जाने के बाद क्या होता है, ओवरऑल उसका वेट बढ़ जाएगा। ओवरऑल उसका जो है सो कहते हैं कि स्ट्रक्चर में थोड़ी सी क्या होगी, थोड़ी चेंजिंग आ जाएगी। मतलब पूरी बल्की ग्रुप है, अपने तरफ जो है सो क्या करेगा, उसको पूरी तरह से उसको अटैक कर लेगा। मतलब ये ऐसा ग्रुप है, मतलब जुड़ने के बाद ये क्या करेगा कि पूरी तरह से एक मतलब बल्की वाली कंडीशन शुरू कर देगा। तो देखिए बल्की ग्रुप के रूप में ही चार को लेते हैं हम लोग, कोलिन को, इंसिटॉल को, इथेनॉल एमाइड को और सेरिन को। तो ये आपको वैसे ही याद रखना है कि कोलिन, इंसिटॉल, इथेनॉल एमाइड और सेरिन। अब हम लोग देखिए बारी बारी से एक एक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए पीसी मैंने लिखा है फॉस्फोटिडिल कोलिन। इसके बारे में हमें क्या याद रखना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए फॉस्फोटिडिल कोलिन में हमें क्या जानना है, कहते हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्मिक फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सोप्लाज्मिक फेज में प्रेजेंट होगा। एक्सोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है कि जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। तो ये देखिए मैंने यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाया है आपको, ये स्ट्रक्चर पे मैं बता दूँ कि देखिए यह जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखिए इस तरह से देख रहे हैं, ये वाला इस तरह का कंडीशन है। मतलब ये वाला इस तरह का जो है, मतलब इस तरह का जो है सो देखिए यह पूरी तरह से सेल बन गया। और ये देखिए सेल के चारों तरफ क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये जो ये वाला आपको कलर दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट बाहर ये वाला देखिए, यदि इसको ऐसे करके ऐसे घेर दिया जाए तब ये वाला कंडीशन क्या बनेगा, सेल वाल का बन जाएगा। ठीक है। और इस सेल वाल के जस्ट नीचे क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सेल वाल और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही ये वाला प्रेजेंट है। कौन वाला, ये वाला लिपिड का जो बाइलेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो एक्सोप्लाज्म कहाँ कहेंगे, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो बाहर वाला कंडीशन है। तो यह कह रहे हैं कि जो फॉस्फोटिडिल कोलिन होगा वो जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होगा। तो देखिए यही हमने लिखा है कि यह जैसे लिपिड बाइलेयर है, यह जो है सो एक्सोप्लाज्म है, और यह अंदर की तरफ जो होता है इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और एक्सोप्लाज्मिक फेज जो होगा, एक्सोप्लाज्मिक का फेज, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं आउटर लीफलेट। यहाँ पे ने लिखा है मैंने आउटर लीफलेट, मतलब बाहर का लीफलेट है। यह आउटर लीफलेट कौन सा है, एक्सोप्लाज्मिक वाला जो है फेज है सो। और एक्सोप्लाज्मिक वाला फेज क्या होता है, जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेम्ब्रेन है ना, यही वाला एक्सोप्लाज्मिक फेज कहा जाता है। दिस इज द एक्सोप्लाज्मिक फेज, दिस इज द एक्सोप्लाज्मिक फेज विच इज जस्ट प्रेजेंट द आउटर पार्ट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यह जस्ट कहाँ होगा, जस्ट बिलो द सेल वाल। तो सेल वाल के जस्ट नीचे यह प्रेजेंट होगा। उसके बाद जैसे देखिए अब दूसरा जो कंडीशन है पीआई, फॉस्फोटिडिल जो है सेरिन के बारे में कर रहे हैं। दिस इज द फॉस्फोटिडिल सेरिन। तो इसके बारे में देखिए आपको याद क्या रखना है कि दिस इज द नेट निगेटिव चार्ज, इस पर निगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा जनरली जो है सो क्या होता है, निगेटिव प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब देखिए यह जो फॉस्फोटिडिल माने इंसिटॉल है,
पहला बात इसमें ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे निगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी बात याद रखना है कि यदि इसका कंसंट्रेशन हम इंक्रीज करना चाहें, मतलब फॉस्फोटिडिल इनसीटोल को यदि बढ़ाना चाहें तो ये कहाँ बढ़ेगा, टुवार्ड्स साइटोप्लाज्मिक फेज। तो साइटोप्लाज्मिक फेज के तरफ इसका कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो साइटोप्लाज्मिक फेज किधर होता है बच्चों, साइटोप्लाज्मिक फेज ये देखिए किधर होगा, या देखिए या दिस इज द साइटोप्लाज्मिक फेज, ये वाला साइटोप्लाज्मिक फेज है। तो इस तरफ क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा फॉस्फोइंसिटोल का। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने लिखा है कि इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग प्रोसेस। सिग्नलिंग के बारे में कल भी हमने बताया था, और सिग्नलिंग आपको अच्छे से पढ़ना भी है। तो सिग्नलिंग का मतलब आप देखिए, सिग्नलिंग प्रोसेस में यह क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो देखिए मैंने लिखा है P2 P3, और उसके बाद लिखा है मैंने DAG, उसके बाद लिखा है IP3। तो यह जो देखिए, यह देख करके आपको घबराना नहीं है, आपको ये जानना है कि ये आखिर है क्या, मतलब किस लिए हमने इस तरह का जो है सो एक डेटा बनाया है, इस डेटा का क्या मतलब है। ये देखिए, तो मैंने यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कि DAG सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है। अब देखिए यह सारा जो मैंने बनाया है ना, PI, उसके बाद PIP2, उसके बाद PIP3, उसके बाद DAG, उसके बाद IP3, यह जो बनाया है मैंने प्रोसेस बनाया कि जाएगा कैसे कैसे, मतलब सिग्नलिंग का प्रोसेस होता कैसे कैसे है, इस चीज़ को मैंने बताया है। तो हम आपको याद रखना है कि फॉस्फोइंसिटोल ये पूछा जाता है कि क्या यह सिग्नलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, तो करता है। तो देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ जो हमने पढ़ाया है टॉपिक, इसमें हमें याद क्या रखना है, याद रखना है पहली चीज़ क्या याद रखना है कि यह जो है, पहला चीज़ ये देखिए याद रखना है, पहला क्या याद रखना है आपको, पहला याद रखना है कि यह जो है सो नेगेटिव को क्या करता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके पास। तो पहली बात याद रखना है कि इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। दूसरा है कि यह जो है सो साइटोप्लाज्मिक फेस की तरह इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, मतलब एक्सोप्लाज्मिक नहीं होगा। एक्सोप्लाज्मिक बताए ना आपको कि बाहर होता है, और साइटोप्लाज्मिक अंदर होता है, मतलब अंदर की तरफ ही ज़्यादा होगा। और यह जो है सो तीसरा बात इसमें याद रखना है कि यह सिग्नलिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। और चौथा बात याद रखना है कि सेकेंडरी, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है क्या, 2 डिग्री का मतलब होता है सेकेंडरी, और यहाँ मैंने ये वाला लिखा है मैसेंजर, MEAACNGER, मैसेंजर। तो चौथी बात याद रखना है कि सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में DAG काम करता है। इसका क्या नाम है, DAG काम करता है। तो इसमें 4 बातें याद रखना है, ठीक है, कि इसमें नेगेटिव होता है, कंसंट्रेशन इसका साइटोप्लाज्मिक फेज में ज़्यादा होगा, यह सिग्नलिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, और सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में यहाँ पे क्या होता है, DAG होता है। चाहे तो आप शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे ही लिख लें। उसके बाद देखिए, उसके बाद सेकेंड पेज पर आते हैं। देखिए सेकेंड पेज में क्या लिखा है हमने, देखिए सेकेंड पेज में देखिए, उसके बाद मैंने लिखा है PE के बारे में। PE का मतलब क्या हो गया, PE का मतलब हो गया फॉस्फोटिडिल इथेनॉल एमाइन। इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो ये होगा, जो हमने पीछे में लिखा भी है, ठीक है। अब देखिए PE के बारे में हमने क्या जानना है, PE के बारे में हमें ये जानना है कि यह जो PE होता है, PE के बारे में क्या जानना है, PE के बारे में हमें ये जानना है कि यह जो है मोस्ट एबंडेंट, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर होगा। ये भी आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा कि PE कहाँ होगा भाई, तो PE होगा बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और प्रेजेंट टुवार्ड्स साइटोसोलिक साइट, साइटोप्लाज्मिक साइट, और ये भी साइटोप्लाज्मिक साइट पर होगा। मतलब फर्स्ट वाला जो है PC जो था, फॉस्फोटिडिल कोलिन, वो कहाँ रह रहा था, एक्सोप्लाज्मिक था, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर प्रेजेंट था। अब देखिए इंसिटोल भी आपने पढ़ा, इसके नीचे वाला जस्ट आपने पढ़ा था इंसिटोल, वो भी जो है सो साइटोप्लाज्मिक साइड में था। यह PE के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यह भी हम लिख रहे हैं क्या, कि यह साइटोप्लाज्मिक साइड में ही प्रेजेंट होगा, और यह बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ ना आज का, हर एक साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, हर एक साल क्वेश्चन आते हैं। अरे 2 क्वेश्चन तो किसी कीमत पे ये भी पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में मिलने वाला जो है ये जो है फैटी एसिड है, कौन सा मिलता है। तो आपको याद होना चाहिए कि फॉस्फोटिडिल जो है, फॉस्फोटिडिल क्या है, इथेनॉल एमाइन मिलता है। तो यह से किस तरह के फॉस्फोलिपिड मिलता है, तो जनरली नाम पूछा जाता है कि बैक्टीरिया में कौन सा मिलेगा,
तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए कि दिस इज यह बैक्टीरिया में पाने जाने वाला है, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मिलेगा, सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही मिलेगा। जितना हम पढ़ा रहे हैं ना, ये चारों जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ही मिलेगा, लेकिन कौन कहाँ मिलता है यह मैटर करता है। और देखिए साइटोसोलिक साइट में होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसके बाद जो है ये पढ़ रहे हैं हम लोग फॉस्फोटिडिल सेरीन के बारे में, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं पीएस। देखिए यहाँ भी निगेटिव चार्ज है। अब देखिए आप लोग जो नोट्स बनाएंगे ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि निगेटिव चार्ज किसके किसके पास है, तो ये चीज़ अलग लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा। अच्छा, दूसरी बात देखिए, एब्सेंट इन बैक्टीरिया, मतलब सेरीन वाली कंडीशन बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, ठीक है। यह बात भी याद रखना है आपको, क्योंकि यह चीज़ आपको 4 मार्क्स में दे देगा, तो लिखेगा कि यह जो है सो कौन सा ग्रुप इसमें से नहीं होता बैक्टीरिया के अंदर। तो आपको जानना है कि फॉस्फोटिडिल सेरीन जो है बैक्टीरिया में नहीं होता है। और इसके पहले वाला क्या था, इथेनॉल एमाइन, वो बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद देखिए तीसरी बात मैंने लिखा है कि प्रेजेंट टुवार्ड्स साइटोसोलिक फेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यह भी देखिए साइटोसोल वाले रीजन्स पे प्रेजेंट होता है। इंक्रीज एफिनिटी विथ एनेक्जिन 5 डाई, एनेक्जिन क्या होता है आपको सिर्फ अभी जानना है कि यह जो है एफिनिटी एनेक्जिन 5 के साथ शो करता है। जब हम लोग एनेक्जिन के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ लेंगे कि फॉस्फोटिडिल सेरीन का क्या यूज है, ठीक है। यहाँ आपको सिंपली दिमाग में बात रखना है। जनरली देखिए यहाँ पर भी बात आपको समझ में आ गई, जो निगेटिव चार्ज है तो इसके पहले वाला भी निगेटिव चार्ज था, और यह जो है सो साइटोसोलिक फेज में मिल रहा था। दो बात सिमिलर हो गया। अंतर क्या हुआ कि यह बैक्टीरिया में नहीं हो रहा है ये वाला, और वो बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है। यही डिफरेंस है, मतलब चारों को आपको तुलना करके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक कहा जाए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि फॉस्फोटिडिल सेरीन, जिसको पीएस कहा, अप्लाइड आउटर लिफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कह रहे हैं कि यह कहाँ होता है, यदि इसको हम लोग बाहर के आउटर लिफलेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अप्लाई कर दें तब क्या होगा। हमने अभी क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि फॉस्फोटिडिल जो सेरीन होता है क्या होता है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब साइटोसोलिक वाले पार्ट पर होगा। जो हमने पहले जो है सो स्ट्रक्चर जो बनाया, मतलब ये देखिए, ये जो दोनों स्ट्रक्चर जो बनाया था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यह जो साइटोसोलिक वाला रीजन था, यह साइटोसोलिक वाला रीजन बनाया था। तो हमने पढ़ा कि सेरीन क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक वाले में ही प्रेजेंट हो गया है। यहाँ भी पढ़ा हमने, इसके पहले वाला भी साइटोसोलिक था। सबसे फर्स्ट वाला कोलिन कोड के बारे में कहा गया कि वो यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आ गई सामने कि यदि फॉस्फोटिडिल सेरीन, जबकि होता कहाँ है भाई, साइटोसोलिक वाले रीजन पर होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसको अप्लाई कर दें आउटर लिफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के 100 वाला पोजीशन पे यदि अप्लाई कर दें तो क्या होगा। तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक्ट एज सिग्नल का काम करेगा। यदि इसको बाहर रख दिया जाएगा ना तो वो सिग्नल का काम करेगा, और यह सिग्नल कैसा होगा, एपोप्टोटिक सिग्नल होगा। एपोप्टोटिक सिग्नल का मतलब होता है क्या, जब आप लोग कैंसर पढ़ेंगे तो एपोप्टोटिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे कि एपोप्टोटिक प्रोसेस क्या होता है। इसको कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ वाली प्रोसेस। तो कहते हैं कि यह इस तरह के सिग्नल का काम करने लगेगा। तो सिंपल आप ये समझिए कि होता है यह क्या, साइटोसोलिक रीजन में। यदि इसको हम बाहर में अप्लाई कर दें तो सिग्नल के रूप में काम करेगा, सिग्नल देने का काम करेगा। सिग्नल का मतलब समझिए, सिग्नल आपको समझना है तो सिंपली आप देखिए, ट्रेन में आपने देखा है ना, सिग्नल बैठा हुआ कोई आदमी कहीं से सिग्नल देता है तो ट्रेन को मतलब आपको पास होना है। इसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारे सिग्नलिंग का प्रोसेस है जो ये इंडिकेट करता है कि हमें जाना है कि नहीं जाना है। मतलब मान लीजिए कि यह जो है सो अंदर में है, तो कोई चीज़ मान लीजिए कि इसके अंदर आना है, सेल के अंदर आना है, तो यहाँ से कोई चीज़ को आना है तो ये डिसाइड होगा कैसे, यह डिसाइड होगा कि हमें यहाँ जाना है कि नहीं जाना है। तो सिग्नलिंग का प्रोसेस यहाँ देखिए, न्यूक्लियस मान लीजिए कि यहाँ पे कोई सब्सटेंस है तो यह अलाउ करेगा कि तुम्हें मेरे पास आना है कि नहीं, मतलब सिग्नल मिलेगा तभी जा पाएगा। और सिग्नलिंग प्रोसेस हम लोग डिटेल्स में वैसे पढ़ेंगे, सिंपल समझाने के लिए मैंने बता दिया कि यह जो है सो सिग्नलिंग का काम करेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉस्फोटिडिल सेरीन क्या सिग्नलिंग का काम करेगा, तो आपको कहना है कि यस। तो कैसे, तो आपको बताना है कि यदि ये बाहर में प्रेजेंट होगा तब, अंदर में प्रेजेंट होगा तो सिग्नलिंग का काम नहीं करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमने ये लिखा है, उसके बाद ये लिखा है कि देखिए ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। जनरली जो है सो ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी तक।
तो ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें दो पार्ट आता है, एक को कहते हैं फॉस्फोलिपिड, दूसरे को ग्लाइकोलिपिड। तो अभी फॉस्फोलिपिड के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो फॉस्फोलिपिड के बारे में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि फॉस्फोटिडिल, देखिए पीएस के बारे में पढ़ा, पीई के बारे में पढ़ा, पीआई के बारे में पढ़ा और पीसी के बारे में पढ़ा। ये पढ़ लिया ना आपने? जैसे फॉस्फोटिडिल सेरीन हो गया, और फॉस्फोटिडिल जो है इथेनॉल एमाइड हो गया, और फॉस्फोटिडिल इंसिटॉल हो गया, और यहाँ जो है फॉस्फोटिडिल कोलिन हो गया। ये चारों के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद देखिए दूसरा क्या होता है फॉस्फोलिपिड का। यह चार पार्ट तो हमने पढ़ लिया, और इस चारों पार्ट में देखिए, यह चारों पार्ट में ध्यान दीजिए, सब में क्या है? बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। ये चीज़ का याद रख लिए। तो बल्कि ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है? आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ याद रहेगा कि कोलिन होता है, इंसिटॉल होता है, इथेनोलेमाइड होता है और सेरीन होता है। और सब में क्या करता है? फॉस्फोटिडिल कोलिन लगा देना है, मतलब सब में पी जोड़ देना है। देखिए दूसरा, यह फॉस्फोलिपिड जो होता है वो कार्डियोलिपिन में मिलेगा, कार्डियोलिपिन। अब देखिए कार्डियोलिपिन क्या होता है? कार्डियोलिपिन को हम लोग डाईफॉस्फोटिडिल ग्लिसरॉल भी कहते हैं, कार्डियोलिपिन को। यह जो है सो रेयर लिपिड के रूप में होता है। जो कार्डियोलिपिन होता है, दिस इज द रेयर लिपिड प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। देखिए यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह तो चारों जो है आपका क्या है? चारों जो है फॉस्फोटिडिल सेरीन हो गया, इथेनोलेमाइड हो गया, इंसिटॉल हो गया, और यह जो है फॉस्फोटिडिल कोलिन हो गया। ठीक है, तो यह तो फॉस्फोलिपिड का पार्ट है, आपको याद रखना है। ग्लाइकोलिपिड का पार्ट नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यह फॉस्फोलिपिड का पार्ट है। उसके बाद जो है सो सेकेंड में मैंने लिखा है कि दिस इज द कार्डियोलिपिन। तो कार्डियोलिपिन क्या है? तो कार्डियोलिपिन का ही नाम मैंने लिखा कि डाईफॉस्फोटिडिल ग्लिसरॉल होता है इसमें। और यह कार्डियोलिपिन जनरली होता क्या है? तो कहते हैं कि रेयर लिपिड होता है। रेयर लिपिड का मतलब होता है बहुत कम मिलने वाला, लेकिन मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मेम्ब्रेन में मिलेगा। कौन? कार्डियोलिपिन। तो आपसे कहीं पूछा जाता है कि कार्डियोलिपिन कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको कहना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और दूसरा कौन पोजीशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होगा। तो कार्डियोलिपिन का रहने का दो जगह हो गया, एक तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और सेकेंड जो पोजीशन है इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यह प्रेजेंट होगा। उसके बाद देखिए एक और लिपिड के बारे में बात करेंगे। वो कौन सा लिपिड है? वो लिपिड है जिसका नाम है सस्फोलिपिड। सस्फोलिपिड क्या होता है? देखिए यह भी सस्फोलिपिड क्या होता है? जनरली कहते हैं कि यह ग्लिसरॉल बेस्ड होता है, मतलब हम ही जो है ग्लिसरॉल बेस्ड होगा, मतलब यहाँ भी ग्लिसरॉल प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एक सल्फर प्रेजेंट होगा एज ए फंक्शनल ग्रुप। जाहिर सी बात है, सस्फोलिपिड का मतलब होता है सल्फर से रिलेटेड। नाम से ही जहाँ तक क्लियर है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या होता है? सल्फर होता है। ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है। ग्लिसरॉल बेस्ड होता है, ये भी नहीं पूछा जा रहा है। प्ले रोल इन द सल्फर साइकिल ऑफ प्लांट्स। अब देखिए सस्फोलिपिड जो है सो यह आपसे पूछा जाता है कि कहाँ जो है सो प्रेजेंट होता है, तो आपको सीधा याद रखना है कि यह प्लांट में प्रेजेंट होगा। यह आपसे पूछा गया है और पिछले बार क्वेश्चन में आया भी है कि किस टाइप का लिपिड प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, तो दिस इज द सस्फोलिपिड। ठीक है, सस्फोलिपिड जो होता है कहाँ मिलेगा? आपको प्लांट में मिलेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? डी ग्लिसरॉल होता है, डैट इज लिंक विथ ए फैटी एसिड चेन्स वाया ईस्टर बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये लाइन आप समझिए कि फॉस्फोलिपिड में क्या होता है। जो फॉस्फोलिपिड हम पढ़ रहे हैं, ग्लाइकोलिपिड नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए फॉस्फोलिपिड के सारे टाइप ही पढ़ रहे थे पीछे। तो देखिए फॉस्फोलिपिड में एक तो डी ग्लिसरॉल होता है। डी ग्लिसरॉल का मतलब क्या होता है? डी ग्लिसरॉल, डी और आर फॉर्म हमने आपको शुगर में भी पढ़ाया है। डी का मतलब होता है राइट साइड जुड़ना। डी ग्लिसरॉल मैंने पढ़ाया है ना, मतलब उसके राइट साइड में जुड़ेगा। आर रहता तो क्या होगा? लेफ्ट साइड में जुड़ता। तो देखिए यहाँ राइट साइड में ये जुड़ रहा है, ये वाली कंडीशन। तो मैंने ये पढ़ाया आपको कि फॉस्फोलिपिड कंटेन्स डी ग्लिसरॉल डैट इज लिंक विथ ए फैटी एसिड चेन्स वाया ईस्टर बॉन्ड।
तो आपको ये देखना है, देखिए यहाँ पे कि यह जो है सो यहाँ पे ये देखें, एक मिनट, यह स्ट्रक्चर जो है सो ये देखिए, यह स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, ये स्ट्रक्चर जो है सो ग्लिसरॉल का है, ठीक है। और ग्लिसरॉल के साथ देखिए ये फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, और यह फैटी एसिड जुड़ा है, तो जब फैटी एसिड जुड़ेगा तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपको सिंपली जो है सो ये जानना है, यहाँ पे जानना क्या है आपको, ये देखिए, ये सेंटेंस आपके दिमाग में होना चाहिए कि फॉस्फोलिपिड में क्या होता है। तो फॉस्फोलिपिड में आप ये कह सकते हैं कि डी ग्लिसरॉल होता है। यह डी ग्लिसरॉल क्या करता है भाई, यह लिंक करता है फैटी एसिड चेन के साथ। तो यह देखिए फैटी एसिड का चेन कौन सा है, फैटी एसिड का चेन ये वाला है, ठीक है। मतलब यह डी ग्लिसरॉल है, देखिए यह डी ग्लिसरॉल है। डी ग्लिसरॉल के नाम पड़ा भाई, राइट साइड में यह चीज़ जुड़ रहा है, तो डी लगा नाम, ठीक है। तो यहाँ पे यह क्या जुड़ा है, यह फैटी एसिड का चेन जुड़ा है, दिस इज द फैटी एसिड चेन, और यह जुड़ेगा तो ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, बस यही बात याद रखना है। मतलब ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड जुड़ रहा है तो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशंस, इस कंडीशंस को सिंपली आपके दिमाग में हटाना चाहिए। अब देखिए याद क्या रखना है, याद रखना है ये एक्सेप्शन को। एक्सेप्शन अक्सर पूछा जाता है, क्या है एक्सेप्शन भाई, एक्सेप्शन ये है कि एक्सेप्शन में एक नाम है लिपिड का जिसका नाम है प्लाज्मालोजेन। प्लाज्मालोजेन क्या है, प्लाज्मालोजेन को कहा जाता है कि यह ईथर बॉन्ड प्रेजेंट एज कार्बन। यहाँ पे देखिए ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि ईस्टर बॉन्ड है। यह ऐसा लिपिड है कि जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है, यही चलते ये क्या है, दिस इज द एक्सेप्शनल केस। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज प्लाज्मालोजेन। यही आपसे पूछा जाएगा कि जनरली क्या प्रेजेंट होता है, तो ईस्टर होता है। ईथर बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको कहना है कि प्लाज्मालोजेन में प्रेजेंट होता है। तो देखिए जहाँ थोड़ा एक्सेप्शन वाली चीज़ है, थोड़ा अलग टाइप की चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आपको वैसे ही याद करके रखना है। तो एक्सेप्शन ज़रूर याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए मैंने लिखा है कि इन आर्किया, आर्किया का मतलब क्या हो गया, आर्किया का मतलब हो गया आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। तो यह जो है सो आर्की बैक्टीरिया में क्या होगा, देखिए आर्की बैक्टीरिया में क्या कंडीशन बन रहा है, मैंने लिखा है कि इंस्टेड ऑफ डी ग्लिसरॉल, मतलब अभी डी ग्लिसरॉल के बारे में बात किया था ना, अल्फा ग्लिसरॉल इज प्रेजेंट। मतलब आर्किया के केस में हम लोग कह रहे थे ना कि वहाँ पे जो बन रहा है पीछे में क्या बन रहा है, तो देखिए आर्के बैक्टीरिया के केस में वहाँ पे डी ग्लिसरॉल नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, वहाँ पे अल्फ़ा ग्लिसरॉल प्रेजेंट होता है। तो पहला जो है सो हो गया डिफरेंस। दूसरा मैंने ये कहा है कि यहाँ पे ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होगा जो कि मोर स्टेबल होगा, ईस्टर नहीं क्या होगा, ईथर बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो पहला कंडीशन क्या है आर्के बैक्टीरिया में कि भाई यहाँ पे डी ग्लिसरॉल के जगह पे अल्फ़ा ग्लिसरॉल प्रेजेंट हो रहा है, पहला चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ पे ईथर बॉन्ड जो प्रेजेंट होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और यहाँ पे फैटी एसाइड जो चेन होगा ना, उसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रीनवाइड डेरिवेटिव होगा। आइसोप्रीनवाइड डेरिवेटिव में कहते हैं कि यह 5 कार्बन कंपाउंड होगा। आपसे जनरली ये पूछा जाता है कि यहाँ पे जो फैटी एसिड का चेन होता है आर्के बैक्टीरिया में वो कितने कार्बन का बना होता है, तो आपको यह कार्बन का नाम याद होना चाहिए कि 5 कार्बन का बना होता है, क्योंकि ये पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मोर इंटरेस्टिंग, मैं बता रहा हूँ कि फैटी एसिड आर सेचुरेटेड इन आर्किया। आर्के बैक्टीरिया में देखिए कि फैटी एसिड क्या होता है, सेचुरेटेड होगा। देखिए सेचुरेटेड का मतलब मैं यहाँ भी बता दूँ आपको, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हमें बताना है। सेचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड मिले, मतलब कोई भी कंपाउंड हो तो सिंगल बॉन्ड मिले। और आपको ये बात पता होना चाहिए, आप नोट में लिख लीजिएगा कि सिंगल बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी होती है, डबल बॉन्ड में कम एनर्जी होती है। तो हम पता कैसे चलेंगे कि कौन फैटी एसिड में क्या होगा, देखिए हम तेल और घी सब खाते हैं, ठीक है। तो हम जैसे ऑयल खा रहे हैं और हम जो है सो घी खा रहे हैं, तो घी जमने वाला है ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ऑयल खा रहे हैं तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा। जहाँ तक एनर्जी की बात करेंगे
तो देखिए डबल बॉन्ड को तोड़ने में मेरा ही एनर्जी चला जाएगा, मतलब मेरे बॉडी का एनर्जी इसको पहले तोड़ेगा, सिंगल बॉन्ड में तब्दील करेगा, तब तो हमें एनर्जी मिलेगी। और यहाँ पे ऑलरेडी सिंगल बॉन्ड है, तो कहा जाता है कि जब सिंगल बॉन्ड होगा तो 1.5 ATP ज़्यादा एनर्जी मिलता है हमें सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की अपेक्षा। मतलब इस डबल बॉन्ड में जितनी एनर्जी मिलती है ना, उससे 1.5 ATP एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। किसमें? सिंगल बॉन्ड में। तो देखिए वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि फैटी एसिड सेचुरेटेड होता है आर्किया के केस में। आर्कीबैक्टीरिया के केस में फैटी एसिड का जो केस होता है वो सेचुरेटेड होता है। सेचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड होता है। देख रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में हमने सिंगल बॉन्ड बनाया है, दिस इज द सिंगल बॉन्ड। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने लिखा है कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड यदि प्रेजेंट होगा तो इस तरह से होगा। कैसे प्रेजेंट होगा? देखिए डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड को हम लोग अनसेचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए डबल बॉन्ड यदि होगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। सेचुरेटेड होगा तो ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये पोलर रीजन्स है, ये नॉन पोलर रीजन्स है, ये तो हमने आपको पढ़ाया है। तो देखिए सेचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है, देख रहे हैं सिंगल सिंगल ऐसे लाइन दिया हुआ है। और देखिए अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड कहाँ होता है? जैसे देखिए यह चीज़ यहाँ पे ऐसे बनाया हमने, और यहाँ बना के देखिए ऐसे करके ऐसे किया है, और ये वाला देखिए अनसेचुरेटेड का मतलब क्या हुआ? अनसेचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे देखिए यह डबल बॉन्ड यदि प्रेजेंट हो गया, ठीक है, तो यह जो डबल बॉन्ड यहाँ पे मिला, दिस इज द अनसेचुरेटेड। तो इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज द अनसेचुरेटेड। तो डबल बॉन्ड मिला जो एक किंग को क्रिएट करेगा। किंग का मतलब समझ रहे हैं? किंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मतलब पिन वगैरह जो होता नहीं है, पहले लोग जो है सो कपड़े उपड़े जब महिलाएं पहनती थी तो पिन वगैरह लगाते, उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज द किंग टाइप का स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। माने अनसेचुरेशन का मतलब ही आप समझिए कि डबल बॉन्ड वहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यह जो लिपिड है ना, लिपिड, तो लिपिड में हमने क्या पढ़ा था कि एक तो ग्लिसरॉल बेस्ड होगा, ग्लिसरॉल बेस्ड ही अभी तक पढ़ रहे हैं। और ग्लिसरॉल में हमने क्या पढ़ा था कि ग्लिसरॉल में फॉस्फोलिपिड होगा और ग्लाइकोलिपिड होगा। और दूसरा जो लिपिड का बेस था वो स्पिंगोसिन बेस्ड था, स्पिंगोसिन, ठीक है, दिस इज द स्पिंगोसिन बेस्ड। तो ग्लिसरॉल बेस्ड अभी तक हम पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या पढ़ रहे थे ग्लिसरॉल बेस्ड में? अब देखिए ग्लिसरॉल बेस्ड में क्या पढ़ रहे थे? ग्लिसरॉल बेस्ड में हमने पढ़ा कि दिस इज द, या जो है सो क्या था, ग्लिसरॉल बेस्ड में हम ये पढ़ रहे थे कि दिस इज द फॉस्फोलिपिड। यह फॉस्फोलिपिड है, देखिए यह फॉस्फोलिपिड है और यह ग्लाइकोलिपिड है, ठीक है। और स्पिंगोसिन, स्पिंगोसिन बेस्ड मतलब कहते हैं कि यह जो लिपिड है ये दो तरह के, एक ग्लिसरॉल वाला कंडीशन वाला होगा, एक स्पिंगोसिन वाला होगा। तो ग्लिसरॉल वाला में अभी तक हमने क्या पढ़ा? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड में देखिए सारा हम बार बार क्यों लिख रहे हैं कि आप लोग भूल ना जाएं, चारों टाइप हमने पढ़ा। उसके बाद सल्फोलिपिड पढ़ा, इसी का एग्जाम्पल पढ़ा ना सल्फोलिपिड। और देखिए लास्ट वाला, देखिए पता नहीं लग रहा है, एक मिनट, लास्ट वाला को मैं लिख दूँ कि लास्ट वाला क्या है। तो देखिए यह लास्ट वाला जो लिखा है मैंने, एक मिनट, दिस इज द, यह जो है लास्ट वाला क्या है, देखिए लास्ट वाला जो मैंने लिखा है इसको लिखा है यहाँ, जो ये वाला जो लिखा है ना, इसका नाम लिखा है कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन नाम है इसका, या कार्डियोलिपिन है। तो देखिए ये सारे के सारे क्या है? फॉस्फोलिपिड के टाइप हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है कि फॉस्फोलिपिड में कितना चीज़ आ गया। तो यह पीएस, पीई, पीआई, पीसी, सल्फोलिपिड और कार्डियोलिपिड, ये सारे के सारे फॉस्फोलिपिड के टाइप हैं। आप किसी भी CSIR में किसी भी साल का यदि पूछेंगे तो इस वाले पोर्शन से 100% क्वेश्चन आता है, ना का कोई मतलब ही नहीं। इस बार भी पूछा गया होगा कि फॉस्फोलिपिड की चाहे टाइप पूछा होगा या ये पूछा होगा कि फॉस्फोलिपिड में कौन सारे टाइप होते हैं, चाहे इन सब सारे चारों पॉइंट है, पीसी, पीआई
और ये जो है सो पी, इससे रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन पूछा गया होगा, क्योंकि ये पोर्शन से क्वेश्चन आना ही आना है। देखिए दूसरा इसका पोर्शन क्या था, ग्लाइकोलिपिड। और ये देखिए, ये जब मैंने यहाँ पे बताया आपको कि लिपिड का दो, एक तो ग्लिसरॉल बेस्ड होता है, दूसरा स्पिंगोसिन बेस्ड होगा। अब स्पिंगोसिन का मतलब आप देखिए, समझिए स्पिंगोसिन का मतलब क्या होता है, स्पिंगोसिन बेस्ड का मतलब क्या होता है। तो स्पिंगोसिन वाला बेस्ड जो है ना, चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि स्पिंगोसिन क्या होता है। सबसे पहले देख लेते हैं ग्लाइकोलिपिड के बारे में कि यह व्हाट इज़ द ग्लाइकोलिपिड। देखिए ग्लाइकोलिपिड में जहाँ तक ग्लाइको का मतलब ही होता है किससे, शुगर से मतलब होता है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में ये बनाया है कि देखिए यहाँ पे यह हेड है, ये वाला ग्लिसरॉल का, और यह जो आप देख रहे हैं यह जो है सो क्या है, यह पोलर या नॉन पोलर जो हेड है, टेल जो है, इसको हम लोग कहेंगे फैटी एसिड का चैन है। मतलब यह जो लंबा लंबा दिखाई दे रहा है ना आपको, यह फैटी एसिड का चैन है। ये गोल दिखाई दे रहा है, यह हेड है, ग्लिसरॉल है, और इसके ऊपर जस्ट शुगर प्रेजेंट है। शुगर कौन सा प्रेजेंट है, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द ग्लैक्टोज। तो यह जो है सो ग्लैक्टोज कहाँ प्रेजेंट है आपका, ये देखिए जस्ट लाइक हेड पे प्रेजेंट है। यह स्ट्रक्चर है आपको ग्लाइकोलिपिड का। और मैं बता दूं कि यह जो है सो ग्लैक्टोलिपिड यह कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है आपका प्लांट में। यह चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्लांट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो यह जो है ग्लैक्टोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होता है, अक्सर ही पूछा जाएगा कि किस टाइप का लिपिड प्लांट में प्रेजेंट होगा, तो आपको कहना है कि ग्लैक्टोलिपिड प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर। तो यह दिस इज द ग्लैक्टोलिपिड। तो ग्लैक्टोलिपिड कहाँ प्रेजेंट होगा भाई, तो ग्लैक्टोलिपिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये भी चीज़ आपको याद करने वाला है। उसके बाद जो है इसको देखिए आप, देखिए दूसरा वाला जो पोर्शन हम बता रहे थे कि स्पिंगोसिन वाला, कि स्पिंगोसिन क्या होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड। स्पिंगोसिन का मतलब क्या होता है, देखिए स्पिंगोसिन का मतलब होता है कि एक स्पिंगोसिन हमने क्या बनाया है, कि स्पिंगोसिन हमें एक कंपाउंड बनानी है, ठीक है। तो जब स्पिंगोसिन हम कंपाउंड बनाएंगे तो किस तरह का दिखेगा, देखिए हमने स्पिंगोसिन कंपाउंड बनाया। तो देखिए स्पिंगोसिन का एक स्ट्रक्चर हमने ये बताया, देखिए यहाँ पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है कि फैटी एसिड चैन, देखिए एक मिनट, देखिए फैटी एसिड चैन कुछ इस तरह का यहाँ पे जुड़ा होगा, ठीक है। और यह पूरा स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, ग्लिसरॉल के साथ जो है सो क्या हो गया, यहाँ पे शुगर भी साथ साथ जुड़ा होगा, जिसको हमने क्या कहा नाम, अभी हमने क्या कहा इसका नाम, जैसे हमने कहा कि ग्लैक्टोज जुड़ा हुआ है, तो ग्लैक्टोज भी साथ में जुड़ा हुआ है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द स्पिंगोसिन। यह एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर आपको कभी नहीं पूछता है। अब ये परेशान नहीं है कि स्ट्रक्चर याद होगा कि नहीं याद होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो आपको पता है ना, ये वाला, कि ये बार बार यही स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, फैटी एसिड साथ में जोड़ा जा रहा है। तो आपको सिर्फ दिमाग में बात रखनी है और कुछ नहीं करना है, स्पिंगोसिन का मतलब समझना है। देखिए स्पिंगोसिन का ये स्ट्रक्चर है। तो स्पिंगोसिन के साथ यदि एक फैटी एसिड को जोड़ दें हम, देखिए स्पिंगोसिन का हम लोग कहते हैं कि स्पिंगोसिन के साथ एक फैटी एसिड को यदि जोड़ दें तो वह स्ट्रक्चर क्या बनता है, सेरामाइड बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, यहाँ पे जो हमने स्ट्रक्चर बनाया देख रहे हैं, ब्लैक ये जो ब्लू से बनाया है, तो स्पिंगोसिन का देखिए ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक है, मतलब स्पिंगोसिन ये वाला है। और इसके साथ देखिए फैटी एसिड का क्या कर रहे हैं हम लोग, फैटी एसिड का चेन जोड़ रहे हैं ऊपर से। जब फैटी एसिड को जोड़ेंगे तो यह बन जाएगा सेरामाइड। यह चीज़ पूछा जाता है कि सेरामाइड में क्या होता है, तो आपको कहना है कि एक स्पिंगोसिन होता है और एक फैटी एसिड होगा। स्पिंगोसिन क्या होता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर को स्पिंगोसिन कहते हैं। तो यह स्पिंगोसिन है और स्पिंगोसिन में क्या जोड़ा हमने, फैटी एसिड के चैन को जोड़ा। जब जोड़ दिए तो इसका नाम बदल गया क्या, सेरामाइड। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज द सेरामाइड। अब देखिए इसमें नोट में हमें क्या जानना है, याद कीजिए DAG MAG मैंने पढ़ाया है कहीं, याद कीजिए। जैसे दो हमने फैटी एसिड क्या किया था, दो फैटी एसाइल चैन को यूज कर लिया था, तो DAG नाम पड़ा था, याद आया कुछ। तो देखिए यदि DAG का हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो याद रखिए कि दो फैटी एसिड क्या होगा, वहाँ से बाहर आ जाएगा। और यदि सेरामाइड का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एक फैटी एसिड रिलीज होगा। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है।
तो यदि सेरामाइड के साथ एक फैटी एसिड रिलीज हो रहा है, क्यों भाई? क्योंकि सेरामाइड के साथ तो देखिए सेरामाइड जो है, सेरामाइड के साथ तो क्या करते हैं, एक ही फैटी एसिड जुड़ रहा है ना। अभी देखिए 1 मिनट स्ट्रक्चर देखिए, ये देखिए यह एस्पिंगोसिन क्या हो रहा है, एस्पिंगोसिन के साथ एक फैटी एसिड जुड़ रहा है, तभी तो सेरामाइड बना, एक ही फैटी एसिड। तो जब इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे, तो क्या होगा, एक फैटी एसिड रिमूव हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा है कि सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो बातें समझ में आएगी। तो यहाँ देखिए यह DHE का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो 2 फैटी एसिड रिलीज होता है, और सेरामाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या होगा, एक फैटी एसिड क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। तो सेरामाइड से एक ही फैटी एसिड रिलीज होगा, DHE से। ऐसा क्यों? क्योंकि DHE में 2 फैटी एसाइल चेन तो आता ही है ना, तभी तो DHE बनता है। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो दोनों बारी हो जाएगा। लेकिन सेरामाइड में क्या होता है, एक ही फैटी एसिड आएगा, तो हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो एक फैटी एसिड बाहर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए एस्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड में हमें याद क्या रखना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एस्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड में हमें क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ कि एस्पिंगोसिन बेस्ड लिपिड में हमें ये जानना है कि यह जो है सो 2 टाइप का होगा। एक तो कहते हैं फॉस्फोलिपिड, दूसरा ग्लाइकोलिपिड। यहाँ भी दोनों चीज़ है, फॉस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड। ग्लिसरॉल बीम भी आप पढ़ रहे थे तो फॉस्फोलिपिड बेस्ड था, ग्लाइकोलिपिड याद आया। जब इसके पहले आप ग्लिसरॉल बेस्ड लिपिड पढ़ रहे थे तो वहाँ भी तो यही दोनों टाइप था जी, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। तो देखिए यहाँ भी दोनों का सेम है। तो आप देखिए यहाँ पे जब फॉस्फोलिपिड की बात करें तो फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल है एस्फिंगोमाइलिन, एस्फिंगोमाइलिन नाम है। जबकि ग्लाइकोलिपिड का देखें तो ग्लाइकोलिपिड में सेरेब्रोसाइड आता है और ग्लोबोसाइड आता है, सेरेब्रोसाइड और ग्लोबोसाइड। तो देखिए एस्फिंगोमाइलिन, और यह एस्फिंगोमाइलिन के बारे में मैं बता दूं आपको कि यह जो एस्फिंगोमाइलिन होता है यह कहाँ प्रेजेंट होगा, तो यह बच्चों प्रेजेंट होता है माइलिन शीथ में, माइलिन शीथ में। ये मेरे से भी क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने इस क्वेश्चन को गलत किया था, आप लोग गलत मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता था कि एस्पिंगो बेस्ड लिपिड का, तो मैं जो फॉस्फोलिपिड वाला जो दिमाग में मेरे बात चल रहा था कि फॉस्फोलिपिड, तो ग्लिसरॉल वाला बार बार याद आ रहा था, एस्पिंगोसिन वाला याद ही नहीं आ रहा था। जबकि एस्पिंगोसिन में भी सेम टाइप है, लेकिन यहाँ पे जब एस्पिंगोसिन जुड़ता है तो एस्पिंगोमाइलिन होता है। और एस्पिंगोमाइलिन का जो एग्जाम्पल है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो कहते हैं कि जो नर्व सेल के चारों तरफ, जो हमारा नर्व है ना उसके चारों तरफ जो प्रेजेंट होगा, दिस इज द एस्पिंगोमाइलिन। तो यह कहाँ प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज़ द ऑल अबाउट। आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़िए, देखिए आप ही पढ़ेंगे क्लास में आपको बात समझ में आएगी। जैसे एक दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे चीज़ों को ना तो आपको याद रहेगी। यदि आपने चीज़ों को कोरिलेट नहीं किया तो बिल्कुल याद नहीं रहेगी। ये चलते चीज़ों को कोरिलेट कीजिए और हर एक क्लास को बिल्कुल बारीकी से टाइम देके इसको जो है सो अध्ययन कीजिए, ठीक है। आगे जैसे पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि लिपिड में और क्या क्या हम जान गए। हम इसमें से बहुत सारी चीज़ आपको बताएंगे कि ये चीज़ बाद में बताएंगे कि ये चीज़ याद करना है आपको, ये चीज़ नहीं याद करना है, नोट्स के बेस पे कि क्या क्या करना है, लेकिन अभी आपको पूरा पढ़ना है, ओके ठीक है। तो आप लोग रिवीजन कीजिए, और जैसे भी कहीं कोई समस्या होती है, कुछ भी ऐसा लगता है कि ये टर्मिनोलॉजी हमें नहीं समझ में आया, इसका और मतलब क्या हो सकता है, तो ज़रूर आप व्हाट्सअप कीजिए, ताकि हम अगले क्लास जब शुरू करें तो सबसे पहले हम क्या करें, उसी को पहले बताएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू ऑल।